हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आपका जो बुक का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 को कवर करेंगे और देखेंगे कि यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। आपका जो यूनिट 3 है वो है वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे, मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, जितने भी मुद्दे हैं वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, जैव विविधता आ जाती है, संसाधनों की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग जितने भी आपके बुक्स में टॉपिक बने हैं वो सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। ये सारे नोट्स बुक्स में से आपकी स्टडी करके और इंटरनेट पे नोट्स को फाइंड आउट करके बनाए गए हैं। सबसे पहले आता है वैश्विक पर्यावरणवाद। तो वैश्विक पर्यावरणवाद का यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे विश्व के द्वारा पर्यावरणवाद को करना। अब देखें क्या लिखा गया कि तो 1962 में रेचल कार्सन की कृति साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, तो 1962 में रेचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। उसके बाद क्या हुआ, पूरे पर्यावरण के विषय में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ। कार्सन ने कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानिकारक और खतरनाक प्रभावों की समीक्षा की थी। ठीक है, तो कार्सन ने क्या बताया कि जो भी खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है उससे धरती को कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसके बाद मीडिया, जनता और नीति निर्माताओं का ध्यान बड़े स्तर पर पर्यावरण की ओर आकर्षित हुआ। तो बड़े स्तर पर लोग इस चीज़ को देखने लगे कि हम लोग पर्यावरण को कितना ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। पर्यावरण के विरुद्ध लड़ाई और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित पर्यावरण आंदोलन बड़े स्तर पर होने लगे और इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। 1962 के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे आंदोलन चालू हो गए, जिनका काम क्या था कि पर्यावरण की सुरक्षा करना। उदाहरण के लिए पारे का प्रयोग, हाइड्रोजन बम परीक्षण, 3 मील द्वीप परिवहन, पर्यावरण दुर्घटना, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल आदि जैसे मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधित आंदोलन का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी चीज़ों को लेकर, जैसे पारे का प्रयोग जो कि काफ़ी खतरनाक होता है पारा, उसका प्रयोग पे रोक लगाने के लिए कार्य होने लगे। हाइड्रोजन बम का परीक्षण जो कि आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाशील भी है। अगर हाइड्रोजन बम का प्रयोग किसी देश पे किया जाए तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डेंजर बम में से एक है। 3 मील द्वीप पर्यावरण दुर्घटना आदि, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों में आनुवांशिक रूप से परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब एक कारण है पर्यावरण को प्रदूषित करने के। तो इन्हीं को रोकने के लिए क्या किए गए, आंदोलन को आरंभ किया गया। जलवायु परिवर्तन एक बहुमुखी समस्या है। ठीक है, बहुमुखी समस्या से क्या मतलब है कि जलवायु परिवर्तन आपके हर क्षेत्र में आप देखेंगे, कृषि के क्षेत्र में भी, मौसम के क्षेत्र में भी, ठीक है, जो आप कह सकते हैं हवाएं प्रदूषित हो रही है, ये सब जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आ जाती हैं। जो कि खाद्य उत्पादन, जल उपलब्धता, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी, वैश्विक ताप वृद्धि जैसे संबंधों में मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर एक बात है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं किसी भी राष्ट्र की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, यह पूरे विश्व को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन या फिर प्रदूषण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी सीमा के बाध्य नहीं होते। अगर भारत में है तो प्रदूषण घूमते फिरते वो पाकिस्तान में भी चला जाएगा, नेपाल की तरफ भी हो जाएगा। ठीक है, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है और नेपाल की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं रोक सकते। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सामाजिक परिषद ने मानव पर्यावरण के समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था, जिसका नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट रखा गया था। ठीक है, तो 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसका काम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पर्यावरण में समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना। पर्यावरण पर आधारित इस सम्मेलन को पहली बार दुनिया द्वारा किया गया था। ठीक है, पहली दुनिया, विश्व में 3 दुनिया है। ठीक है, एक प्रकार से अगर हम बुक्स की थ्योरी के हिसाब से चले, पहली दुनिया है वेस्टर्न कल्चर आता है, दूसरी दुनिया ये आप कह सकते हैं रशिया के इधर का इलाका, और तीसरी दुनिया जो नव विश्व कहलाता है। ठीक है, जो कि आते हैं आंदोलनकारी जैसे भारत हो गए, ठीक है, ये सब देश।
तो सन 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था, ये सब चीज़ें आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप इनको याद कर लीजिए, बिकॉज जब आप आंसर लिखेंगे तो ये डिटेल्स देना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आपका जो आंसर है वो प्रभावी रूप से आगे जा पाएगा। ठीक है, आपके नंबर्स जो हैं वो गेन हो पाएंगे। तो स्टॉकहोम 1972 में क्या हुआ, स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन रखा गया जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, इसका परिणाम स्वरूप क्या निकला, 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। एक कार्यक्रम की स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संबंधों का एक मुख्य प्रतीक है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इसी दौरान भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने विकास के आधार की मांग की और तब से विकास के अधिकार की अवधारणा पर्यावरण कूटनीति का एक विशेषता रही है। इसके कारण सतत विकास की दिशा में भी प्राप्त हुई। ठीक है, तो 1972 में जब यह सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के बाद भारत ने विकासशील देशों के विकास के लिए क्या कहा, जो अधिकार है उनकी मांग करी, और उसके बाद से ही सतत पोषणीय विकास का क्या हुआ, बढ़ोतरी होना चालू हो गई। फिर आता है पर्यावरण संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए दो प्रमुख दृष्टिकोण बताए गए हैं, जिनमें से पहला दृष्टिकोण कहता है कि जिसमें पहला पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण है, पर्यावरण केंद्रित, और दूसरा दृष्टिकोण है मानव केंद्रित। अब ये किस प्रकार काम करते हैं, पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण से अभिप्राय है कि जहाँ पर्यावरण स्वयं अपने आप के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे जो पर्यावरण है वो अपने आप के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो इससे जो बाकी चीज़ पर्यावरण में जो जिन चीज़ों को हमने हानि नहीं पहुंचाई है वो भी खत्म हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आता है। दूसरा आता है मानव केंद्रित दृष्टिकोण। इससे अभिप्राय है कि जहाँ मनुष्य के लिए पर्यावरण के लाभों का महत्व हो। ठीक है, जहाँ पे पर्यावरण की आवश्यकता मनुष्य को ज़्यादा हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कई अधिनियम पर कार्य किया गया है। युद्ध और संघर्ष संपूर्ण जलवायु तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, अगर किसी दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो उससे होने वाले प्रदूषण, उससे होने वाली हानि उस दोनों देशों की जो पर्यावरण है उनकी समस्याओं को बढ़ा देता है। ठीक है, तो युद्ध और संघर्ष संपूर्ण जलवायु तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। इन्हें युद्ध के परिणाम स्वरूप जहाँ एक तरफ कृषि भूमि खत्म हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जल के संसाधन भी प्रदूषित हो जाते हैं। युद्ध के दौरान ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए 1949 में जेनेवा सम्मेलन के प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 35 में युद्ध के उन संसाधनों पर रोक लगाई गई थी जिनसे प्राकृतिक पर्यावरण का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान रखना है कि 1949 में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसका प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 35 के अंदर एक चीज़ बताई गई कि अगर आप युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है जिनसे क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान होता है। जैसे इस प्रकार के केमिकल्स या फिर किसी प्रकार का बम जो कि अगर ज़मीन पर गिर जाए तो वो प्रदूषित कर दे बुरी तरह से, इस प्रकार की चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। जलवायु परिवर्तन के वाद विवाद के मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर वाद विवाद करते हैं। ठीक है, तो पहले जलवायु परिवर्तन देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन वास्तव में पृथ्वी पर जलवायु की परिस्थितियों में बदलाव को कहा जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर जो आप कह सकते हैं जलवायु की परिस्थितियों में बदलाव होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मौसम और जलवायु बहुत अलग हैं। ठीक है, मौसम क्या होता है, मौसम समय के साथ साथ 3-4 महीनों में बदल जाता है, परंतु जलवायु परिवर्तन 10-10, 20-20 साल में चेंज होता है। ठीक है, और इससे पूरे विश्व को बड़े स्तर पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। यह विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारणों से होता है, जिसमें सौर विकिरण, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जलवायु विस्फोट, प्लेट टेक्निक्स आदि सहित अन्य आंतरिक और बाह्य कारण सम्मिलित हैं। वास्तव में जलवायु परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में विशेष रूप से चिंता का कारण बना है। पृथ्वी पर जलवायु के स्वरूप में परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर आप कह सकते हैं पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिससे पूरा विश्व झेल रहा है। ठीक है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि अगर हम भारत का उदाहरण लें तो किसी साल सर्दी बहुत अधिक पड़ती है गर्मी के मुकाबले। ठीक है, पर किसी साल आपको देखने को मिलेगा कि सर्दी साल के
एंड तक या फिर जनवरी फरवरी में भी बहुत कम पड़ती है। परंतु गर्मी की बात करें तो गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन के ही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है। और गर्म होने के कारण क्या हो रहा है, गर्मी जो है वो अधिकांश हो रही है सर्दी के मुकाबले। इससे क्या होगा, हमारे जो ग्लेशियर है, ठीक है, जो साफ पानी है जो कि बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, ठीक है, वो पिघल के समुद्र के खारे पानी में मिक्स हो रहा है, और जिससे हमें मीठा पानी जो हम पीते हैं, ठीक है, इसकी समस्या हमें वर्तमान में तो देखने को मिल ही रही है, परंतु भविष्य में ये समस्या पूरे विश्व को क्या करनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर उदाहरण दे के लिखते हैं तो आपके जो नंबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कई कारण होते हैं और यह परिवर्तन विभिन्न तरीकों से पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है। अब बात करें पॉइंट्स की, तो वैश्विक साझा संपत्ति, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। वैश्विक साझी संपत्ति क्या होती है, एक ऐसी संपत्ति जिसपे किसी एक व्यक्ति का नहीं परंतु पूरे विश्व का हिस्सा हो। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कोई ऐसी जगह या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पे किसी एक देश का राज ना होकर पूरे विश्व का राज है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वैश्विक संपत्ति कहलाएगा। वैश्विक संपत्ति साझा संपत्ति से अभिप्राय है वायुमंडल, समुद्र, अंतरिक्ष, पृथ्वी के संसाधन हैं जो किसी एक देश के ना होकर पूरे विश्व का है तथा पूरे विश्व का इस पर अधिकार उपलब्ध है। साझा संपत्ति का विचार यह है कि कोई भी देश वायु, जल, भूमि को अंधाधुंध तरीके से प्रदूषित ना करे, और यदि प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देता है तो वही देश उसके जिम्मेदार होगा और वही देश जिम्मेदारी लेगा उस समस्या को निपटाने की। ठीक है, और उसमें जितना भी खर्चा होगा कौन उठाएगा, वही देश उठाएगा। अब उदाहरण के लिए बात करें कि अगर भारत प्रदूषण को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दे रहा है, ठीक है, भारत से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो क्या होगा, भविष्य में भारत को इस समस्या को अपने आप झेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये काम चीन कर रहा है तो उसे झेलना पड़ेगा, और जितना भी खर्च होगा वो सब कौन उठाएगा, अगर भारत ने करा है तो भारत उठाएगा, चीन ने करा है तो चीन उठाएगा। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। बात करें विकास की, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद से विकास का मुद्दा वैश्विक पर्यावरण का केंद्र बन गया है। ठीक है, तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बाद जो विकास का मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। इस दौर में संपूर्ण विश्व के विकासशील देश और पर्यावरणविद आपस में वाद विवाद करते हुए मानते थे कि पर्यावरण में ज़्यादातर ग्रीन गैस उत्सर्जन के लिए औद्योगिक राष्ट्र ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, औद्योगिक राष्ट्र से क्या तात्पर्य है कि वो देश जो कि औद्योगिकी की राह पे हैं और वो देश जो कि हो चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, जो इन्होंने अपने डेवलपमेंट कर लिया है। अब उन देशों ने तो फैला दिया प्रदूषण। अगर हम प्रदूषण का उदाहरण लेके बात करें यहाँ पे, तो जिन देशों ने अपना डेवलपमेंट ऑलरेडी कर लिया है उन्होंने प्रदूषण बहुत हद तक फैला दिया पूरे विश्व में। परंतु जो देश अभी कर रहे हैं जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील, ठीक है, ये सब क्या है, ये विकासशील देश है और ये तो अभी उत्सर्जन करेंगे ही क्योंकि ये अपना विकास कर रहे हैं। विकास के दौरान में उत्सर्जन होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। परंतु जिन देशों ने ऑलरेडी कर दिया है और जिन देशों ने अपना योगदान दिया है प्रदूषण को बढ़ाने में, ठीक है, वो देश इसकी जिम्मेदारी उठाए। इस बात के ऊपर बातचीत होती रहती है। तो ग्रीन गैस क्या है, ग्रीन गैस आप कह सकते हैं कि ऐसी गैस होती है जो कि उत्सर्जित होती है और क्या करती है, ओजोन लेयर में छेद करती है। साथ ही साथ ये पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ाने में मदद करती है। विकसित देश यह दावा करते हैं कि विकासशील देश अधिक से अधिक ग्रीन गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे कि वायुमंडल में परिवर्तन आ रहा है और वैश्विक ताप वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना किसको करना पड़ रहा है, पूरे विश्व को करना पड़ रहा है। विकासशील और विकसित देश दोनों अपनी अपनी थ्योरीज के ऊपर हमेशा ही अड़े हुए हैं। जलवायु न्याय और समता, विकासशील देशों का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों का सबसे कम योगदान रहा है, इसीलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने में विकासशील देशों को समान जिम्मेदारी का वहन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विकासशील देश क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि अभी तक उन्होंने जो प्रदूषण करा है, ठीक है, गैस उत्सर्जन करी है, ग्रीन गैस, वो कम करी है, किनके मुकाबले, विकसित देशों के मुकाबले, तो उनको कम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ठीक है, और विकसित देशों ने जिन्होंने ऑलरेडी कर दी है गैस उत्सर्जन बहुत बड़े हद तक, तो उनको ज़्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए। यही जलवायु न्याय है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां होनी चाहिए। सभी को एक प्रकार की जिम्मेदारी देनी क्या होगा, अन्याय होगा। अब शक्ति संबंध आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की प्रक्रिया में शक्ति की राजनीति एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। पर्यावरण के मुद्दों पर बात करते समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति की राजनीति बड़े स्तर पर कार्य करती है।
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते की प्रक्रिया पूरी तरह से शक्ति संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि समझौते के दौरान कमजोर राज्यों को समझौता करना पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए दबाव दिया जाता है। ठीक है, तो शक्ति की समझौता आप कह सकते हैं, या फिर ठीक है शक्ति का प्रयोग शक्ति संबंध होगा। किसी देश के पास अगर एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कमज़ोर देश को दबा के अपना काम निकलवा लेगा। ठीक है, कमज़ोर देश को दबा के अपना काम करवा सकता है उससे। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब बात करें, यहाँ पे दो प्रकार की बताएंगे। भौतिक शक्ति, जिसको राष्ट्रीय क्षमता के तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर दक्षिण गोलार्ध के विवाद के दौरान हमें यह शक्ति के रूप में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मानव शक्ति का उदाहरण तब देखने को मिलता है जब जलवायु शासन में महिलाओं और मूल निवासियों द्वारा अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया जाता है। ठीक है, तो मानव शक्ति का क्या संदर्भ है, जब कोई लोगों का ग्रुप, ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए कि महिलाओं द्वारा जैसे चिपको आंदोलन किया, तो महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी, तो उसे क्या कहा गया, चिपको आंदोलन। वहीं पे अगर कोई डैम बन रहा है और उसके आसपास के लोग अगर उसका आंदोलन कर रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा मानव शक्ति में। ठीक है, और किसी देश के द्वारा किया जाने वाला क्या काम है, वो भौतिक शक्ति में आता है। फिर आता है लिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आप कह सकते हैं लिंग के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है, और लोगों को अधिक अधिकार किसको देना चाहिए और कम अधिकार किसको देना चाहिए, इसके ऊपर भी बातचीत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुद्दे में महिलाओं की स्थिति को अधिक मान्यता दी गई है, तथा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सराहा जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों में लिंग के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई मुद्दा है और अगर उसमें महिलाओं का आप कह सकते हैं कि योगदान है, महिलाओं द्वारा उसमें भाग लिया जा रहा है, तो महिलाओं की जो बातें हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, किन के मुकाबले, लोगों के मुकाबले या फिर बाकी मेंस के मुकाबले। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद होते रहते हैं। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके बारे में बताइए, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताइए, पेरिस समझौते के बारे में बताइए, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। पहले बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जलवायु के विषय पर पहला जलवायु सम्मेलन 1969 में जेनेवा में हुआ था, जिसका आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अब अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर किया था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 1969 में हुआ था जेनेवा में। ठीक है, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, पूरे विश्व का मौसम विज्ञान संगठन है उसके द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, एनजीओस ने मिलकर ये करवाया था। यह सम्मेलन इसलिए रखा गया था ताकि पूरे विश्व का ध्यान जलवायु परिवर्तन की ओर क्या करा जा सके, खींचा जा सके। दूसरा जलवायु सम्मेलन 1990 में हुआ था। इस सम्मेलन की प्रकृति पिछले सम्मेलन की तुलना में ज़्यादा राजनीतिक थी। ठीक है, पहला सम्मेलन किस लिए रखा गया, इसलिए रखा गया ताकि पूरे विश्व का आकर्षण किया जा सके। साथ में उसमें क्या बातें करी गई, पर्यावरण के रिगार्डिंग। दूसरे सम्मेलन में क्या बातें कही गई, राजनीतिक के रिगार्डिंग, क्योंकि इस सम्मेलन में वैश्विक जलवायु संधि की संकल्पना की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए 1989 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में किया गया था। ठीक है, और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया 1969 में ये पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, विश्व के द्वारा। तो 1987 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसका क्या काम था, जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसने ग्लोबल वार्मिंग को दर को सफलतापूर्वक धीमा करा था। ग्लोबल वार्मिंग की जो वृद्धि हो रही थी उसको रोकने में क्योटो प्रोटोकॉल ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित इस नए शोध से पता चला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से आज वैश्विक तापमान काफ़ी कम हुआ है। मध्य शताब्दी तक पृथ्वी औसत कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस ठंडी होगी, जो कि समझौते के बिना संभव नहीं था। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था विश्व के लिए। आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस कम करने का मतलब है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट, बिकॉज पूरे विश्व को ये समझाना कि आप ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहे हैं, ठीक है, सबको मनाना इस बात के लिए काफ़ी कठिन होता है, और इस समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है।
आर्कटिक जैसे क्षेत्र में शमन मिस्टिगेशन भी अधिक हुआ है। यह तापमान यहाँ पे तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका थी, आज प्रोटोकॉल की वजह से रुक गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्योटो समझौते की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग पर अधिक प्रभावी प्रभाव पड़ा। क्योटो समझौते को विशेष रूप से ग्रीन गैस को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह जहां क्योटो समझौते के तहत की गई कार्रवाई से सदी के मध्य तक तापमान 0.12 डिग्री सेल्सियस कम हुई, वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये तापमान 1 डिग्री तक चला गया था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने आर्कटिक के आसपास के वायुमंडल संकुर्लेशन को प्रभावित किया। यह जानने के लिए टीम ने निष्कर्ष निकाला। शोधकर्ताओं ने वायुमंडल रसायन के 2 परिदृश्यों के तहत वैश्विक जलवायु का मॉडल तैयार किया। पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ और दूसरा इसके बिना। इन्होंने सिमुलेशन के आधार पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विकास की दर को 3% प्रति वर्ष माना, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना के समय माने गए CFC विकास दर से बहुत कम थी। शोधकर्ता ने पाया कि CFC को कम करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कुछ रिसर्चर्स ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले की रिपोर्ट भी तैयार करवाई, ठीक है, उसके बाद की भी। तो उनसे उस रिपोर्ट के तहत उनको एक मॉडल तैयार करा उन्होंने, और उन्हें पता चला कि प्रोटोकॉल के बनने से पहले जो गैस का उत्सर्जन था या ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति थी वो काफ़ी हाई थी, परंतु जब प्रोटोकॉल बन गया और पूरे विश्व ने इसके ऊपर काम करना आरंभ कर दिया तो क्या हुआ, जो गैस की स्थिति है वो कम हो गई। आता है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन से यहाँ तात्पर्य सिंपल सी बात है कि मरुस्थलीकरण जो रेगिस्तानें बन रही हैं उनको रोकने के लिए कार्य किया गया। यहाँ 1994 में स्थापित किया गया था। यह भूमि के स्थायी प्रबंधन और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कार्य करता है। यह प्रभावित परिस्थिति तंत्र में स्थिति में सुधार लाने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने, भूमि का संरक्षण रोकने, स्थायी भूमि प्रबंधन को प्रोत्साहित करने और भूमि अनुमति तथा योगदान देने के लिए क्या कार्य करता है। मरुस्थलीकरण का तात्पर्य है कि जो जगहें रेगिस्तान बन रही हैं, सूखी जगहें और सूखी होती जा रही हैं, उनको रोकना। ठीक है, दूसरा क्या करना, एक स्थायी भूमि प्रबंधन करना, मतलब एक ऐसी स्थिति बनाना ताकि अगर भूमि का प्रबंधन होता रहे तो वो स्थायी रूप से चले। ऐसा नहीं है कि 10 साल हमने भूमि परिवर्तन को रोका, उसके बाद 10 साल बाद अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो काम फिर से मरुस्थलीकरण चालू हो जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति को रोकना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जैव विविधता पर कन्वेंशन। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर हुआ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण के इतिहास के महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक था। ठीक है, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के लिए एक सम्मेलन किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 2 परिणाम निकले, जिसमें एक तरफ जहां जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाया गया, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेम कन्वेंशन को भी अपनाया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 चीज़ों की बात की गई है। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकली वो थी जैव विविधता के ऊपर। ठीक है, और दूसरी क्या निकली, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये 2 चीज़ें निकलकर सामने आई इसके परिणाम स्वरूप। यह जैव विविधता कन्वेंशन जैव विविधता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुपक्षीय संधि को कानून के तौर पर अनिवार्य करती है। ठीक है, जैव विविधता कन्वेंशन जो किया गया था उसके क्या काम था कि अन्य प्राकृतिक संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कि समाप्त होने वाले हैं, ऐसे जीव जंतु जो कि समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, उनकी कुछ ही प्रजातियाँ बाकी हैं, तो क्या होगा, उनको बचाना और ऐसे कानूनों को बना के उनको अनिवार्य करना जो कि इन चीज़ में सहायता करेंगे। अब आता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। पृथ्वी सम्मेलन का एक अन्य परिणाम यह था कि इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क को भी अपनाया गया था, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या बन गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने वित्त और तकनीकी सहायता, प्रक्रियात्मक प्रक्रिया, जलवायु संबंधित उपायों और संस्थागत विकास के संबंधों में दिशा निर्देश निर्धारित किए। अब जब ये फ्रेमवर्क बनाया गया तो इसने कुछ चीज़ों में मदद करी पूरे विश्व की, जैसे धन से रिलेटेड, तकनीकी सहायता, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्रक्रियात्मक प्रक्रिया, किस मतलब एक आप कह सकते हैं ना स्ट्रेटेजिक रूप से, स्टैटिक्स रूप से काम करना, ठीक है, स्ट्रेटेजी बना के काम करना स्टेप बाय स्टेप, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संबंधित उपाय, ऐसे उपाय दिए जो कि जलवायु को परिवर्तन को रोक सकें, संस्थागत विकास, ठीक है, और एक दिशा दी कि किस तरह काम करना है ताकि सभी जलवायु परिवर्तन से निपटने में शर्तों को क्या कर सके, पूरा कर सके। अब आते हैं बर्लिन जनादेश। 1995 में बर्लिन में कन्वेंशन ऑफ पार्टी की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, ये इन्वेंशन नहीं, यहाँ पे कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ पार्टी की पहली बैठक हुई थी, जिसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन अपने सदस्य देशों को ग्रीन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य कर सकता है, ठीक है। तो बर्लिन जनादेश 1995 में एक बैठक रखी गई, जिसका परिणाम क्या निकला कि वो जितने भी देश उस बैठक में आए थे या फिर जो सदस्य देश हैं उनको दबाव दिया जाएगा ताकि आप क्या कर सके, ग्रीन गैस के उत्सर्जन को कम से कम करें, ठीक है। कन्वेंशन को शुद्ध करने के लिए संभावित प्रोटोकॉल की संरचना एवं रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है। कन्वेंशन को और अच्छे से चलाने के लिए क्या किया गया, प्रोटोकॉल की संरचना और रूपरेखा तैयार की गई। कम से कम ग्रीन गैस उत्सर्जन के लिए सदस्य देशों को क्या किया गया, बाध्य किया गया। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्लिन जनादेश की कमियों के कारण 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। यह देश को विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से ग्रीन गैस कटौती की बात की थी, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया इसलिए क्योंकि जो विकसित देश हैं वो ग्रीन गैस का उत्सर्जन कर भी रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि विकसित देशों का मतलब है कि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट कर ली, अब उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट करते रहना है, उसी के ऊपर काम करना है। तो वो ग्रीन गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उनके ग्रीन गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए क्या लाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल था। समान जिम्मेदारी परंतु अलग अलग क्षमताओं के आधार पर अलग अलग भूमिकाओं के सिद्धांत को ध्यान में रखकर क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के बीच में बांट दिया गया, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, इसमें बताया गया कि समान जिम्मेदारी परंतु अलग अलग क्षमताएं, मतलब आप कह सकते हैं, उदाहरण लेते हैं भारत का और अमेरिका का, ठीक है। भारत अभी डेवलपमेंट कर रहा है परंतु अमेरिका डेवलपमेंट कर चुका है, विकसित देशों में से एक आता है। तो क्या हुआ यहाँ बताया गया कि सबको जिम्मेदारी तो समान दी जाएगी परंतु उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं होंगी, ठीक है। अगर भारत कम, आप कह सकते हैं भारत ने कम गैस उत्सर्जन किया है तो भारत कम स्तर पर काम करेगा, अमेरिका ने ज़्यादा स्तर पर गैस उत्सर्जन किया तो अमेरिका बड़े स्तर पर काम करेगा, ये बताया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के संरचना की सबसे खास बात यह थी कि स्वच्छ विकसित तंत्र और संयुक्त क्रियान्वयन का उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो एक स्वच्छ और विकसित तंत्र बनाने के लिए और संयुक्त क्रियान्वयन का इसमें क्या किया गया, प्रयोग किया गया। कोपेनहेगन समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल सेव इन कोपेनहेगन, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद कोपेनहेगन समझौते में कानूनी बाध्यता का वर्णन नहीं किया गया था, ठीक है। तो कोपेनहेगन समझौता लाया गया, इसमें कानूनी रूप से कुछ नहीं लाया गया था, इसमें सब कुछ आप कह सकते थियोरेटिकली था, ठीक है। इसमें बताया गया था जिससे यह क्योटो प्रोटोकॉल के प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ने का प्रयास में सफल ना हो सका, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने में कोपेनहेगन समझौता आप कह सकते हैं लाभकारी नहीं था। इस सम्मेलन की दूसरी खास बात यह थी कि इसमें देशों द्वारा उत्सर्जित गैस कटौती के संबंध में शिक्षा प्रतिबद्धित का विचार दिया गया था। इसी कारण विकासशील देशों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताएगा कोपेनहेगन में कि ये समझौता लाया गया और इसमें ये बताया गया कि आप कटौती तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप कटौती में कम कर सकते हैं परंतु आप इसके बारे में पढ़िए। इसमें पढ़ाई के ऊपर जोर दिया गया था कि आपको ज्ञान लेना है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है कि ग्रीन गैस उत्सर्जन को किस तरह कम करा जाए, उसके बाद देखा जाएगा बाद में। तो विकासशील देशों ने इसका पूरी तरह विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो गैस उत्सर्जन है वो तो वर्तमान में चल ही रहा है। अब अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समय लगेगा और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। फिर आता है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए 2015 में दुनिया के लाभ प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। पेरिस समझौता हुआ 2015 में,
ठीक है, जिसने जलवायु परिवर्तन को काफ़ी हद तक कम करने के लिए क्या करे, कार्य करे। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करा जा सके। ठीक है, इस समझौते को सिंपली इसलिए लाया गया ताकि ग्रीन गैस का उत्सर्जन कम हो सके, और तो और साथ में इस सदी में जो वर्तमान में अभी समय चल रहा है, इस सदी के एंड तक वैश्विक ताप वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री कम हो सके। अभी वर्तमान में जो स्थिति है उससे 2 डिग्री कम हो सके तापमान, इसके लिए इस समझौते को लाया गया था। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। धत्व है इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन गैस के उत्सर्जन में काम करना होगा, जिसके संबंध में कई देशों द्वारा सराहनीय प्रयास भी किए गए। ठीक है, तो पेरिस समझौता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने मदद करी। ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ पे क्या करा, ग्रीन गैस के उत्सर्जन को लो लेवल तक लाने की कोशिश करी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा और पृथ्वी का जो स्थिति है वो ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को जलवायु से निपटने के प्रयास में विकासशील राष्ट्रों की सहायता हेतु मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो विकसित देशों का जो जलवायु से निपटने में प्रयास करता है और विकासशील देशों के सहायता में मार्ग उन्हें प्रदान करता है। अब बात करें आपके चैप्टर के रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से ये क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स बनेंगे वो आपके आ जाएंगे, बुक में भी यही क्वेश्चन दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में लिखिए, तो आपको संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है वैश्विक पर्यावरणवाद पर एक निबंध लिखिए, जो कि हमारी बुक का सबसे पहला टॉपिक है। और तीसरा आता है जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते के बारे में लिखिए। ठीक है, जो कि मैंने अभी बस आपको पढ़ाया। तो ये है आपके पूरा का पूरा, आप कह सकते हैं, तीसरे चैप्टर का एक टॉपिक। ठीक है, तीसरे चैप्टर में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी बाकी है और एक टॉपिक और बाकी है, तो वो जल्दी आपके पास आपकी वीडियो मिलेगी उसकी हमारे चैनल पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। ठीक है, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें और साथ में टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ्स साथ में बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएंगी और वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। वेबसाइट पे मैं ये नोट्स अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।